वेलकम टू आवर चैनल वर्धन एकेडमी। तो दोस्तों, बिहार एससीईआरटी की जो साइंस की सीरीज़ चल रही है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग 2 चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक आपका अध्याय 8 है और एक अध्याय 9 है। दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 है फूलों से जान पहचान। नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि कई रंग के और अलग अलग फ्रेगनेंस यानी खुशबू वाले, ठीक है, डिज़ाइन के भी, तो मतलब रंग बिरंगे फूलों को आप देख करके आकर्षित भी हुए होंगे। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो फूल हैं इनकी साइंटिफिकली तरीके से हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके कितने पार्ट होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे पौधों के नाम दिए गए हैं, गेहूँ, ज्वार, मक्का, धान, सागौन, महुआ, तुलसी, घास, पीपल, बरगद। तो इनमें पूछा गया है क्या आपने इनमें कभी, ये नॉर्मली आप इनमें से ज़्यादातर पेड़ पौधों को अपने इर्द गिर्द आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है और ये आप लोग के लिए भी एक तरीके से वर्क है कि ये बताइए कि क्या आपने कभी इसमें फूल देखे हैं किसी भी तरीके के। ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखना है। अब हमारा मेन जो पॉइंट है वो है फूल के अंग। सबसे पहले हम जो फूल के अंग हैं उनको, किसी एक फूल को ले लेंगे और उसका डिसेक्शन करेंगे, यानी कि उनके पार्ट्स को अलग अलग करके फिर उसके बाद उनके पार्ट्स को यहाँ पे पढ़ाई, मतलब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कोई फूल लिया गया है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, एक बार पिक्चर देख लेते हैं। अब ये इस फूल का डिसेक्शन किया गया, बीच में से कट किया गया, तो इसका अंदर का जो पार्ट है, इनर पार्ट, वो दिखाया गया है। तो हम ये देखेंगे कि इसके नीचे वाला जो सबसे ग्रीन पार्ट जो होता है, ग्रीन का भी, ये जो ग्रीन लीव्स जैसे स्ट्रक्चर है, उसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम पुष्पासन या फिर इसे ही थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो ग्रीनी स्ट्रक्चर है जो कि लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम अंकुड़ी या फिर बाहेदल बोलते हैं। इंग्लिश में या साइंटिफिक फॉर्म में इसको सेपल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर जो हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल पार्ट जो होता है, ठीक, तो ये इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं, फीमेल पार्ट होता है। इसके ऊपर जब जाएंगे तो हमें पंखुड़ी दिखेगी। कलरफुल पोर्शन, जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनका जो कलरफुल पोर्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंखुड़ी या फिर दल बोलते हैं। ठीक है, पेटल्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है पुंकेसरी की, मतलब ये जो है वो मेल पार्ट होता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुष्पासन, जो अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा। ठीक है, फूल का आसन जिसे कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, हम लोग ने, क्योंकि पुंकेसर, स्त्रीकेसर, सारी चीज़ें हम लोग ने देख तो ली हैं एक बार, अब इनके बारे में भी अंदर देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि परागकण जो होते हैं वो क्या होते हैं। फूल से एक पुंकेसर तोड़ लीजिए, ये है पुंकेसर। ठीक है, इसे जो है तोड़ लेना। पुंकेसर में देख लीजिए, ये जो इसका स्टेम जैसा दिख रहा है इसको हम पूतंतु बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, और इतना वाला जो पोर्शन होता है इसको हम परागकण बोलते हैं। अब यहाँ पूछा गया है परागकण क्या है, तो हालांकि इसके अंदर जो प्रेजेंट दाने दाने हैं इनको बोला जाता है परागकण। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब इसको क्या करना है, एक तोड़ करके कांच की पट्टी पे इसको जो है, मतलब कि झाड़ करके या जैसे भी इसको कांच की पट्टी पे हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें से जब हम पुंकेसर को झाड़ेंगे या उसमें से थोड़ा सा टिप करके स्लाइड पर रखेंगे तो कुछ दाने जैसी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो कण जैसा स्ट्रक्चर या कुछ कण गिरे हुए दिखेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ लगे है कि जो फूल है, ठीक है, उसके बारे में एक एक करके, जो अंकुड़ी है, सेपल है, पेटल है, पंखुड़ी है, पुंकेसर है, इन सब को अगर हम ध्यान से तोड़ें, मतलब एक एक करके सबको अलग कर लें, तो हम देखेंगे कि लास्ट में क्या बचेगा, पुष्पासन से जुड़ा हुआ स्त्री केसर बचेगा, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। मतलब एक एक करके हमने सारे ऊपर के जितने भी पार्ट थे वो उनको जब हटा दिया तो ये मेन स्त्री केसर अंदर की तरफ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सारे जितने भी फ्लोरल पार्ट होते हैं वो सब पुष्पासन थैलेमस से जुड़े रहते हैं, तो इस वजह से ये भी जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे ओवरी के 3 पार्ट देखेंगे। नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको अंडाशय बोला जाता है, अंडाशय सबसे उभरा हुआ पार्ट होता है। इसके ऊपर जो लंबी सी नली जैसी स्ट्रक्चर होती है इसको वर्तिका बोलते हैं, और सबसे ऊपर वाला टिप वाला पोर्शन जो होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो परागकण होते हैं वो यही वर्तिकाग्र पे ही आकर के चिपक जाते हैं। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की ओवरीज दी गई हैं, अलग अलग, मतलब फूल में
सेम। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो अभी हम लोग ने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 पार्ट ओवरी के पढ़े, क्या ये जितने भी फूल होते हैं उन सब की जो स्त्री केसर होती है सब में एक ही जैसा पाया जाता है? बिल्कुल सब में एक ही जैसा पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल दिए गए, अलग अलग फूलों के एग्जाम्पल दिए गए। तो इन सब में भी वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय सब में पाया जा रहा है। बस डिपेंड ये करता है कि कुछ ऐसी वर्तिकाग्र हैं जिनमें इस तरीके का ये जो स्टिग्मा होते हैं उनके कई सारे पार्ट दिखाए गए हैं, मतलब डिज़ाइन अलग है, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे डिसेक्शन दिखाया गया है कि अंडाशय को अगर आप कट करेंगे तो एक तो हॉरिजॉन्टली कट करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये भीतरी भाग को आड़ा जो है काटा गया है। तो जब हम इसमें देखेंगे तो बीजांड, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं, वो दिख रहा है, और इसके अंदर का ये जो खाली वाला पोर्शन, इसको प्रकोष्ठ बोलते हैं, लोक्यूल, ठीक है। और जब हम वर्टिकली काटेंगे, लंब काट जिसे कहते हैं, तो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है कि जो बैगन और धतूरा जो होता है इसके अंडाशय बड़े होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन भी बनता है कि किन जो फ्रूट्स होते हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके जो है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनके जो अंडाशय होते हैं वो बड़े होते हैं। तो क्या है, बैगन और धतूरा। अब बड़े हैं तो इनकी जो काट है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है, जो है कटिंग इनकी होगी तो इसमें ओवरी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो और सफाई से दिखाई देगा। अच्छा, अब आगे देखिए, इसमें बोला गया अंगों के अलग अलग घेरे। अब चूँकि यहाँ पे जो अभी हम लोग ने सेपल पेटल सबको पढ़ा, अंकुड़ी और पंखुड़ी और पुंकेसर, स्त्री केसर, तो इन सब का जो सर्किल है वो क्या सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक तालिका दी गई है, इसमें अगर हमें कोई फूल मिल जाए, ठीक है, फूल का यहाँ पे पहले नाम दे देना है। अब उसी फूल को देख करके ये सारी चीज़ें हमको लिखनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम इसमें एक आपको वो दिखा देते हैं, फूल का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ठीक है, देखिए। अच्छा, पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है फूल का नाम होगा, उसमें देखना है कि डंठल है या नहीं है। अंकुड़ी यानी सेपल का देखना है कि उसकी पहले तो नंबर देखना है, कितने नंबर्स हैं, दूसरा आपस में जुड़ी हैं या फिर स्वतंत्र हैं। फिर पंखुड़ी का संख्या देखनी है और वो आपस में जुड़ी हैं या स्वतंत्र हैं, ये देखना है। पुंकेसर की संख्या और उन जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। स्त्री केसर है या नहीं है, इतनी चीज़ देखनी है। तो अब हम आपको वो फ्लावर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सरसों का जो पौधा होता है, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे फ्लावर लिया, मस्टर्ड प्लांट का। तो यहाँ पे देखिए ये इसका फ्लावर दिखाया गया है, क्योंकि इसका जो वैसे कलरफुल जो इमेज है वो क्लियर नहीं थी, तो यहाँ पे हमने ये वाला दिखाया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें ये बोला गया था कि इसमें डंठल है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें छोटा सा ये डंठल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डंठल है, मतलब थोड़ी है लेकिन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखिए फूल जो है वो डंठल से जुड़े हुए हैं, तो डंठल हो गई, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो कैलिक्स है, जिसे हम अंकुड़ी बोल रहे थे, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। पहली बात तो प्रेजेंट है, और दूसरी बात है कितनी, कैलिक्स जो है अंकुड़ी को बोलते हैं, तो यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हैं, 4 होती हैं अंकुड़ियाँ, ठीक। और यहाँ पे आप फ्लावर में देख रहे हैं कि अलग अलग सब दिख रही हैं, तो क्या कहने का मतलब है, स्वतंत्र रहती हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे कोरोला। कोरोला किसको बोलते हैं, जो पेटल्स यानी कि पंखुड़ी जो होती है उसको बोलते हैं। तो पंखुड़ियों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, 4 है। और पंखुड़ियाँ भी इसकी जो सरसों के फ्लावर होता है, इसकी पंखुड़ियाँ भी अलग अलग होती हैं, ठीक है, स्वतंत्र होती हैं। इसके बाद हम आएंगे पुंकेसर पे, ठीक है, जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एंड्रोशियम। अच्छा, यहाँ पे इनके नंबर्स आप एक बार देख लीजिए, 6 यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो एंड्रोशियम के नंबर कितने हैं, 6 हैं। और ये सारे भी अलग अलग होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, 6 नंबर दिए गए और अस्वतंत्र होते हैं। इसके बाद ओवरी की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओवरी इसमें प्रेजेंट है। ओवरी का खाली इतना पूछा गया था कि प्रेजेंट है कि नहीं है, तो प्रेजेंट है। तो ये हो गया एक पूरा फ्लावर, जिसके आधार पर आप वो पूरी तालिका आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस आधार पे ये जो तालिका है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए कि प्रत्येक फूल के अंग जो होते हैं वो घेरे या फिर चक्र में व्यवस्थित रहते हैं। यानी अंकुड़ी के घेरे को बाह्य दलपुंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया जा रहा है कि ये जो दलपुंज है, ये क्या बोलते हैं, जो सर्किल बना रहे हैं ना, कि सारी जो अंकुड़ियाँ यानी सेपल्स हैं वो एक सर्किल में बनी हुई हैं। पहले उसका है, फिर उसके बाद पंखुड़ी आएगी, फिर एंड्रोशियम आएगा, फिर गाइनोशियम आएगा, इस तरीके से। तो अंकुड़ी के घेरे को बाह्य दलपुंज बोलते हैं, पंखुड़ी के घेरे को दलपुंज बोलते हैं, पुंकेसर के समूह चक्र को पुमंग बोलते हैं, और स्त्री केसर के समूह चक्र को जयांग बोलते हैं। ये चारों टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। और पुंकेसर फूल का नर भाग और स्त्री केसर जो होता है वो मादा भाग होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नामकरण दिया गया है, जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण फूल किसे कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर जो होता है, ये वह फूल है जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर चारों जितने भी पार्ट हैं वो प्रेजेंट हों। अपूर्ण फूल वो होता है जिनमें ये चारों पार्ट जो होते हैं वो उनमें से कोई एक अनुपस्थित हो। एक लिंगी फूल क्या होता है? ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो। ये दोनों जननांग है ना, पुंकेसर और स्त्री केसर, अगर इसमें से कोई एक प्रेजेंट होगा तो ऐसे ऐसे फूल को हम एक लिंगी फूल बोलते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है नर, जब एक में एक ही जननांग प्रेजेंट है तो इस तरीके से ये दो तरीके के हो जाएंगे, एक नर फूल होगा और एक मादा फूल होगा। नर फूल जो होगा उसमें पुंकेसर जो है प्रेजेंट होंगे, स्त्री केसर नहीं होंगे, और मादा फूल में स्त्री केसर प्रेजेंट होंगे। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे द्विलिंगी फूल क्या होता है? ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों प्रेजेंट हैं। तो अभी हमने जो सरसों के मस्टर्ड का फ्लावर का जो दिखाया था वो क्या है? द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें जो है पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों प्रेजेंट थे। आलिंगी फूल किसे कहते हैं? जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं होते हैं, यानी इसमें खाली कैलिक्स और करोला जो होगा, यानी अंकुड़ी और पंखुड़ी, खाली इतना ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों ही जो जननांग है वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे। ठीक। अब ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा, इस आधार पे ये वाली तालिका जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी कि फूल आप दे दीजिए, अब उसमें बताइए कि पूर्ण है अपूर्ण है। सरसों का ही अगर आप एग्जाम्पल ले लें तो देखिए, सरसों का एग्जाम्पल आपने ले लिया तो वो क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक है, एक लिंगी है, द्विलिंगी है, तो कि वो क्या होता है? द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें पुंकेसर स्त्री केसर दोनों हैं। यदि एक लिंगी है तो नर है ये मादा, जब ये द्विलिंगी है तो ये वाले का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक। इसके बाद आगे देख लीजिए, इसमें दिया गया है, हो सकता है कि आप लोग सूरजमुखी या गेंदे जैसे, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को बोल दिया गया कि आप जाइए फूल लेकर के आइए, उसके बाद उसकी पहचान करिए। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप सूरजमुखी या गेंदे जैसे फूल लेकर के आते हैं, किंतु सूरजमुखी और गेंदे जैसे जो फूल होते हैं उनको हम एक फूल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये एक फूल ना होकर के फूलों का पूरा गुच्छा होता है। अगर आप गेंदे को देखेंगे तो वो फूलों का पूरा गुच्छा होता है। गुच्छे के बीच और किनारों पर जाने वाले फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस तरह के और विशेष प्रकार के, मतलब कहने का मतलब ये है कि गेंदा है या फिर जो सूरजमुखी है, ये सारे जितने भी होते हैं ये अकेले नहीं होते हैं, गुच्छे में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पता करना थोड़ा सा और मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है मतलब और भी ज़्यादा बारीकी से देखनी पड़ती हैं। ठीक, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फूलों के एल्बम से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे देखते हैं। तो देखिए, ये है नेक्स्ट चैप्टर, जंतुओं में गति। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनता है। अभी जब आप देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जंतुओं में गति बताई गई है। तो ये तो नॉर्मल है कि जंतुओं में गाय पैर से चल रही है, सांप संपूर्ण शरीर से चल रहा है। ठीक है, आगे ये भी हम लोग कंफर्म कर लेंगे। मनुष्य में जो गतियाँ होती हैं उसको देख लीजिए। मनुष्य में गतियाँ हैं, हाथ की उंगलियां पूरी तरीके से, ये आप अपने शरीर पर ऑब्जर्व करके खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सा जो अंग है वो पूरी तरीके से मूव कर रहा है। जैसे हाथ की उंगलियां हैं, ये पूर्णतः घूमती हैं कि नहीं घूमती हैं? बिल्कुल, अगर हम अपना चेक करें तो ये जो है हाथ की उंगलियां पूरी तरीके से नहीं घूमती हैं। ठीक है, इनका कुछ हिस्सा घूमता है। ठीक है, कुछ हाथ जो है झुकता नहीं है, ऊपर की तरफ उठता है। तो मतलब हाथ जो है वो झुकता नहीं, उठता है। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने जो पूरी बॉडी पार्ट हैं उनको उनकी मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि हाथ में जो मुड़ने वाला पोर्शन है वहाँ पे अगर आप एक तख्ती बांध दें और उसके बाद फिर आप देखें कि क्या आप वो जो फोल्ड वाला पोर्शन है क्या वहाँ से आप फोल्ड कर पा रहे हैं, या फिर अपने हाथ के कितने पोर्शन को आप किस तरीके से फोल्ड कर पा रहे हैं, ये सब यहाँ पर देखेंगे। यहाँ का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है संधि अथवा जोड़। संधि अथवा जोड़ क्या होता है? शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं उस हिस्से को संधि या जोड़ कहते हैं। ठीक, अब जैसे इन हिस्से को दबाने पर, ये ऐसे जो हिस्से होते हैं इनको अगर हम दबाएंगे या आप दबाएंगे तो अनुभव करेंगे कि उंगली किसी ठोस चीज़ को दबा रही है। ठीक है, ये कठोर संरचनाएं क्या कहलाती हैं? अस्थियां कहलाती हैं। शरीर के अंग जहाँ से मुड़ते हैं वास्तव में वे अस्थियों का संधि स्थल है। वहाँ पे अस्थियां क्या होती हैं? जुड़ रही होती हैं। अनेक अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। शरीर को मोड़ना, घुमाना, झुकाना इस बात पर निर्भर करता है कि संधि स्थल पर अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हैं। मतलब ये जो मोड़ना, झुकाना, ये सब जो है वो संधि स्थलों पर अस्थियों के जुड़ने के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए,
हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की जो बनावट है वो अस्थियों के संधि स्थल पर अस्थि की बनावट पर निर्भर करती है। जैसे शरीर को मुड़ने की प्रकृति इसी संधि पर निर्भर करती है। इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है। इसे कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरा शरीर हमारा, जो पूरे शरीर को स्ट्रक्चर देने का जो काम है वो किसका, अस्थियों का है। लेकिन ये अस्थियां किसी एक जो है हड्डी के किसी एक हड्डी से नहीं बनी है, ठीक है। ये कई छोटी छोटी हड्डियां जो हैं उनके मिलने से, उनके जुड़ने से बनी है। अब वो हड्डियां किस जगह किस तरीके से जुड़ी हैं, इस आधार पर हमारे शरीर का जो है मूवमेंट होता है और उसी को ही हम संधि बोलते हैं। मतलब वही यहाँ पे संधियों के प्रकार के हिसाब से ही जो है मूवमेंट डिसाइड होता है। तो इसी वजह से यहाँ बताया गया है कि हड्डियों के जोड़ करके जो पूरा स्ट्रक्चर बनाए, ढांचा बनाए, इसको हम कंकाल या फिर कंकाल तंत्र बोलते हैं। संधियाँ अथवा जोड़ के प्रकार। हम अपने हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी, घुटने आदि अंगों की अगर संधियों के प्रकार देखें तो उसमें सबसे पहले आपकी आएगी कंधे की संधि। कंधे की संधि जो है, इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है ये संधियों वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा। कंधे की संधि जो होती है इसको कंदुक खलिका संधि बोला जाता है और इंग्लिश में से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं। ये मानव कंकाल तंत्र का चार्ट पूरा दिखाया गया। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या किया गया था कि एक नारियल का खोल ले लिया गया है। उसमें अगर हम बल्ब को घुमाएं, नारियल का खोल यहाँ पे फिक्स है और जो बल्ब है वो यहाँ पे नाच रहा है, ठीक है। तो ये कंदुक खलिका का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से संधि, मतलब एक हिस्सा जो है जिसमें गड्ढा होगा वो फिक्स होगा, दूसरा जो उभरा हुआ पोर्शन होगा वो उसमें नाचेगा, ठीक है। वही यहाँ पे रबड़ की गेंद का भी दिखाया गया है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे ये जो पैर की जो हड्डी है, हाथ की कंधे की जो हड्डी है, ये किसकी हड्डी दिखाई जा रही है, हाथ की कंधे की हड्डी को, ठीक है, शोल्डर की हड्डी को दिखाया जा रहा है। तो हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच कंदुक खलिका संधि है, ठीक है। ये वाली हड्डी कौन सी है, हाथ की है, और ये वाली किसकी है, जो है कंधे की है। तो इसी के बीच में जो जॉइंट होता है वो कंदुक खलिका संधि है। तो देखिए, जैसे कटोरे कंधे के खोल वाले हिस्से से तथा गेंद को, जो कटोरा और गेंद का एग्जाम्पल दिया गया था, गेंद को हाथ की हड्डी के ऊपरी, हाथ की हड्डी जो है, एक मिनट रुकिए इसको देखिए, ठीक, पिक्चर आ नहीं पा रही, हाँ यहाँ पे अब देखिए क्या बोल रहे हैं। कटोरी कंधे के खोल वाले हिस्से, ये कंधे का ये जो खोल वाला हिस्सा है, ठीक है, हिस्से तथा गेंद को हाथ की हड्डी के ऊपरी सिरे, हाथ की हड्डी का ये जो ऊपरी सिरा है, गुंबदनुमा हिस्से से तुलना कर सकते हैं। हाथ की हड्डी का ऊपरी गोल वाला हिस्सा कंधे की कटोरी रूपी खोल अर्थात गुहिका में धंसा होता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है वो कंधे की जो खोल होता है इसमें जो है धंसा होता है। हाथ की हड्डी हाथ की हड्डी का गोल हिस्सा कंधे की अस्थि की जो गुहिका है उसमें स्वतंत्र रूप से घूमता है। इसी वजह से हम ये देखेंगे कि जो हमारा हाथ है वो चारों तरफ पूरी तरीके से आसानी से घूम जाता है। जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा होता है तो बॉलिंग जब करते हैं तो पूरा हाथ हम अपना घुमा लेते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, कंधों खलिका संधि जो होती है इसकी वजह से होता है। दूसरा ये एग्जाम्पल है कोहनी की संधि एवं घुटने की संधि। कोहनी की संधि को हम कब्जा संधि या हिंज जॉइंट बोलते हैं। कंधे और कोहनी की संधि में, दोनों याद रखिएगा कि ये कब्जा और हिंज जॉइंट कहाँ है, कंधे और कोहनी की संधि में है, ठीक है। तो कंधे और कोहनी की संधि में अंतर है, मतलब कंधे और कोहनी की संधि नहीं, मतलब यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं। कोहनी से आगे बाह को आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं। अगर आप हाथ की बात करें तो हाथ को कोहनी से सिर्फ ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दरवाजे में लगे कब्जे के कारण दरवाज़ा एक ही ओर खुलता है, इसे कब्जा संधि या हिंज जॉइंट बोलते हैं। ऐसी ही संधि घुटने में होती है। घुटने का अगर आप देखेंगे तो घुटने को आप पीछे की तरफ ही खाली मोड़ पाएंगे, ठीक है, आगे की तरफ नहीं फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हाथ में भी है, ठीक है। तो इस वजह से इसको, जैसे कब्जा एक ही तरफ मुड़ता है तो इस वजह से घुटने की अस्थि संधि हो जाएगी और कोहनी की अस्थि संधि हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आती है धुराग्र संधि, जिसे पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं, धुराग्र संधि बोलते हैं। इसके द्वारा सिर को किसी भी झुकाव पर घुमा सकते हैं, सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है अचल संधि। अचल संधि क्या होती है, इसको इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। हमारी खोपड़ी कई अस्थियों से मिलकर के बनी होती है और खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क क्या होता है, सुरक्षित रहता है। खोपड़ी अंदर से पूरी खोखली होती है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ये जो पूरी खोपड़ी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है, ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं संधि
संधि के द्वारा, ठीक है, लेकिन ये आपस में हिल नहीं सकती। ये जो संधि होती है वो हिल नहीं सकती, ऐसी संधि को ही हम क्या बोलते हैं, अचल संधि बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी अर्थात कपाल के मध्य अचल संधि होती है। तो ये तो खोपड़ी का आपने देखा, और ये वाला जो पोर्शन होता है ऊपरी जबड़े वाला, ये भी क्या होता है, अचल संधि होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मूवमेंट अगर नीचे वाले को रोक ले और आप चाहें कि ऊपर वाला जबड़ा मूव करे तो वो नहीं कर सकता, ठीक। इसके बाद है कंकाल तंत्र एवं शरीर का ढांचा, ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसको आप देखिए, हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को ही हम कंकाल या कंकाल तंत्र बोलते हैं। जैसे मतलब आप एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में कई आपके शरीर की अलग अलग तरीके की, जहाँ जहाँ का एक्सरे होगा वहाँ की हड्डियों को आप इजीली देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे शरीर को जो एक शेप प्रोवाइड करने का काम करती हैं वो कौन करती हैं, अस्थियाँ करती हैं, और ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कंकाल या कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसके अलावा हम अपने शरीर की अस्थियों या फिर संधियों को दबाकर भी अनुभव कर सकते हैं, छूकर भी अनुभव कर सकते हैं, और एक्सरे चित्र से हम शरीर की जो कठोर अस्थियां हैं उनकी आकृति को भी पहचान सकते हैं कि किस तरीके की होती हैं, ठीक है। ये हाथ की भी अस्थियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अस्थियों को हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियाँ भी जुड़ी रहती हैं। भाई अस्थियाँ अगर हिल रही हैं तो उसमें, और अस्थियों को जोड़ने के लिए भी ये क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, पेशियाँ, ठीक है। ये पेशियाँ अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी होती हैं। जो मसल्स होती हैं एक विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी होती हैं। इन रेशों को हम क्या बोलते हैं, टेंडन कहते हैं। इसी प्रकार कहने का मतलब ये है कि जब मसल्स जो होती हैं, ठीक है, पेशियाँ जो हड्डियों से जुड़ी होती हैं वो जिस रेशे से जुड़ी होती हैं, जिसकी मदद से जुड़ी होती हैं, उसको हम टेंडन बोलते हैं। इसी प्रकार दो अस्थियाँ जो आपस में जुड़ी होती हैं, जैसे आप यहाँ पे ये दोनों जॉइंट जो आपस में जुड़ा होगा, इसको ये किस जो है रेशे से जुड़ा होगा, इसको बोलते हैं स्नायु। तो ये ध्यान देना है, लिगामेंट और टेंडन में यही फ़र्क आता है कि टेंडन क्या होता है, ये जो है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, और जो लिगामेंट होता है ये अस्थि और अस्थि को जोड़ने का काम करता है, ठीक। पसली पिंजर क्या होता है, पसली की अस्थियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं, पीठ से होती हुई रीढ़ अथवा मेरुदंड तक पूरी तरीके से चली जाती हैं, ठीक है। यही पसली पिंजर जो होता है वो पिंजड़े की तरह संरचना बना लेता है। अब मेरुदंड क्या होता है, मेरुदंड जो है अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। इन छोटी छोटी अस्थियों को ही हम कशेरुक बोलते हैं। कशेरुक इनकी छोटी जो है मतलब हड्डियों को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिखाए गए कंधे की समीप दो उभरी हुई अस्थियाँ होती हैं। जैसे अगर आप किसी दरवाजे को, मतलब जैसे किसी पर्सन को कहा कि तुम दरवाजे को धक्का दो, तो जब दरवाजे को धक्का देंगे तो प्रेशर से आप देखेंगे कि उनकी बैक की तरफ शोल्डर के पास दो जो है हड्डियाँ उभरी हुई दिखाई देंगी। तो यही जो कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियाँ दिखाई देती हैं, इन्हीं को ही हम कंधे की अस्थियाँ या फिर अंश अस्थियाँ बोलते हैं, ठीक है। ये पसली पिंजर दिखाई गई और कंधे की अस्थियाँ। इसी के अलावा एक और चीज़ है यहाँ पे, कमर की अस्थियाँ जो होती हैं इनको श्रेणी अस्थियाँ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, श्रेणी अस्थियाँ कहते हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आमाशय के नीचे पाई जाने वाली विभिन्न अंगों की रक्षा करती हैं। आमाशय के नीचे जितने भी पोर्शन होते हैं, ओवरी होते हैं, मतलब मेनली जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, तो उनकी रक्षा करने का काम ये कमर की जो अस्थियाँ होती हैं वो करती हैं, जिनको श्रेणी अस्थियाँ बोलते हैं। और उनको स्थिर रखने के लिए एक धरातल जो है बेस प्रोवाइड करती हैं। औरतों या माताएं जो होती हैं उनमें ये जो कमर की अस्थियाँ होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, ज़्यादा कठोर नुमा होता है, और ताकि जो है माता के गर्भ में पल रहे शिशु को वो स्थिर रख सकें, ठीक है। इसके अलावा आती हैं उपास्थि। उपास्थि क्या होती हैं, जिनको हम एक तरीके से, मतलब इनको हम इंग्लिश में टर्म बोलते हैं कार्टिलेज, ठीक है। तो ये अस्थियों की तरह कठोर नहीं होते बल्कि लचीले होते हैं। उपास्थि मतलब कहलाते हैं। अब उपास्थि के लिए आप ये देख सकते हैं, जो कान के ऊपर की जो हड्डी होती है, ठीक है, कान के ऊपर की, और नाक के आगे की जो सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसे हम मोड़ भी सकते हैं, इसी को ही हम उपास्थि बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बोला गया है, आपने कंकाल के संदर्भ में शरीर की अस्थियों का अनुभव किया, यह भी जाना कि बाह, कोहनी, पैर तथा घुटने की अस्थियां से मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं। जब आप हाथ को फैलाकर मोड़ते हैं तथा पदांगुली के सहारे खड़े होते हैं, मतलब पैरों की उंगलियों के सहारे खड़े होते हैं, तो बाह या घुटने के पीछे की मांसपेशियां संकुचित होती हैं। कह क्या रहे हैं, पैरों की उंगलियों के सहारे जब आप खड़े होते हैं तो बाह या फिर घुटने, चाहे हाथ हो या फिर घुटने की पीछे की जो मांसपेशी होती है वो क्या होती है, संकुचित होती है, सिकुड़ती है।
और फूल जाती है तथा सामान्य अवस्था में पूर्ववत स्थिति में, जब नॉर्मल स्टेट होती है तो अपनी पहली जैसी स्थिति में आ जाती है। पेशियों की संकुचन से अस्थियों की संधियों पर झुकाव होता है तथा शिथिलन जब नॉर्मल कंडीशन में आती है, शिथिलन से संधियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती हैं। तो पेशियों की संकुचन तथा शिथिलन से शरीर में हलचल या गति आती है। कहने का मतलब है कि जब फोल्ड हुआ तो मसल्स संकुचित हुई, ठीक है, तो वो फूल गई, ठीक, और फिर उसके बाद जब शिथिलन की कंडीशन आई तो नॉर्मल कंडीशन में आ गई। तो इन्हीं संकुचन और शिथिलन से शरीर में हलचल या गति आती है। इसी मांसपेशी तथा अस्थियों के सहारे हम शरीर में गति और एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेंगे जंतुओं में गति। जंतुओं में गति में अगर हम देखें तो केंचुए के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही जाती है। केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक छल्लों का बना प्रतीत होता है। केंचुए को थोड़ा दबाकर अगर हम अनुभव करें तो मुलायम प्रतीत होता है। केंचुए की शरीर की जो अस्थियां, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है, केंचुओं की शरीर में, केंचुआ जो होता है इसके शरीर में अस्थि नहीं होती, ठीक है, इसके शरीर में पेशियाँ होती हैं। इन पेशियों की संकुचन और शिथिलन से इसका शरीर घटता बढ़ता रहता है। चलने के दौरान केंचुआ अपना पिछला हिस्सा भूमि में जकड़े रहता है और आगे हिस्से को चलाता है, फिर आगे का हिस्सा भूमि में जकड़ लेता है और पीछे के हिस्से को मतलब छोड़ देता है उसकी पकड़ को, ठीक, इस तरीके से उसका मूवमेंट जो है वो होता रहता है। अब यहाँ पे लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको जो मिट्टी है उसको जकड़ने का काम कर रही हैं। तो केंचुए के शरीर पे छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है। इस बाल जैसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? शूक बोलते हैं। अब ये जो शूक हैं ये क्या करते हैं? ये शूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। तो मेनली ये जो शूक हैं यही जो केंचुए की जो पकड़ है इसको मजबूत बनाते हैं और फिर उसका मूवमेंट होता है। एक केंचुए के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि केंचुआ मिट्टी को खाता है और केंचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे वायु मिट्टी में प्रवेश कर जाती है। इससे मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ती है और फसलों की अच्छी पैदावार भी होती है। मिट्टी को भुरभुरा हो जाने से पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें भी पर्याप्त वायु और ऑक्सीजन पहुंच जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो केंचुआ होता है उनको किसानों का मित्र बोला जाता है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जंतु का बोला गया है, घोंघे की बात करी गई है। घोंघे का शरीर कठोर चीज़ से ढका होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कवच बोलते हैं। और घोंघे का बाह्य कंकाल, मतलब ये जो कवच होता है ये क्या होता है? घोंघे का बाह्य कंकाल होता है। ये कवच अस्थि से भिन्न होता है, अस्थि नहीं होती लेकिन उससे अलग होता है, ठीक है, इसमें कोई संधि भी नहीं होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे आप केंचुए का घोंघे का मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। चलते हुए घोंघे को जब आप देखेंगे तो कवच के नीचे ज़मीन पर फैली हुई मांसल संरचना होती है जिसे पाद बोला जाता है, ठीक है। पाद मांसल यानी मांसपेशियों का बना होता है, दृढ़ पेशियों का बना होता है। पाद में लहरदार गति के साथ चलने की दिशा में घोंघा आगे बढ़ता है। घोंघा में मांसल पाद को छूने से पाद सिकुड़ जाता है। जैसे अब हम उस मांसल पाद को छूने की कोशिश करेंगे तो वो तुरंत सिकुड़ जाएगा और घोंघा इसे कवच के अंदर घुसा लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो खतरे का उसको अंदेशा होने लगता है। इसके अलावा यहाँ पे तिलचट्टे का दिखाया गया। तिलचट्टे का अगर देखें तो ये ज़मीन पर भी चलते हैं, दीवार पर भी चढ़ते हैं, हवा में भी उड़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नॉर्मली घरों में देखी ही होगी। इनके 3 जोड़ी, ये तिलचट्टों के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं जो कि चलने में सहायक होते हैं। इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल का बना होता है, ठीक है। ये जो टर्म जो सर्किल कर रहे हैं यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो तिलचट्टे होते हैं इनका शरीर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। ये बाह्य कंकाल कई खंडों में बटा रहता है। इसके बाद आते हैं पक्षी। पक्षियों की अगर बात करें तो ये पक्षी जो है वो हवा में उड़ते हैं और ज़मीन पर खाली जो है वो चलने का काम करते हैं। उड़ने के लिए इनका शरीर अनुकूलित होता है। अब इनकी कैसे होता है? इनकी अस्थियां खोखली होती हैं परंतु मजबूत होती हैं और अस्थियों में खोखले हिस्से में वायु प्रकोष्ठ मतलब हवा के आने जाने का छेद पूरे रहते हैं, जिसमें मतलब इसमें हवा भरने के लिए पूरी हवाएं भरी रहती हैं। अस्थियों में जो ये वायु प्रकोष्ठ होते हैं इन्हीं की वजह से जब उसमें हवा भर जाती है तो इनका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। और पक्षियों का जो आगे के जो पाद होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पंख, जिन्हें डैना बोला जाता है, ठीक है। आगे के भाग पंख में, इन्हीं पंखों की सहायता से उनका उड़ने की तरफ में मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये जो डैना यानी पंख है इसी के फैलने और नीचे गिरने से पक्षी जो हैं वह हवा में उड़ते हैं, ठीक। इसके अलावा मछली की यहाँ बात करी गई है। मछली का अगला तथा पिछला हिस्सा नाव से मिलता जुलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मछली का जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलता है। तो नाव की जैसी इसकी संरचना होती है
और मछली के शरीर की यह आकृति उसे तैरने में मदद करती है। शरीर की ऐसी आकृति, देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मछली की शरीर की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, धारा रेखीय होती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली के शरीर के अगले तथा पिछले हिस्से के निचले भाग में पक्ष यानी जो पंख होते हैं वो लगे रहते हैं और उसकी पूंछ पर भी पक्ष लगे रहते हैं। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। मांसपेशियों की संकुचन और शिथिलन से ये जो पक्ष यानी फिन जो होते हैं वो ऊपर नीचे अगल बगल इनका मूवमेंट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो उनकी जो गति होती है वो तैरने की दिशा में आगे बढ़ती जाती है। अब जो गोताखोर होते हैं वो इसी फिन्स को जो है वो फ्लिपर के फॉर्म में जब वो मूवमेंट करते हैं तो इसको लगा लेते हैं। ठीक, इसके अलावा आता है सर्प। अगर सांप की हम बात करें तो इनका भी शरीर जो होता है, देखिए सर्प का जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी, वो लंबा और बहुत लचीला होता है। सांप के शरीर में अनगिनत वलय रिंग्स पाए जाते हैं। ये वलय मांसपेशियों की मदद से लहरदार गति उत्पन्न करते हैं। लहरदार गति में शरीर के कुछ हिस्सों के वलयों का एक छोर संकुचित होता है तथा दूसरा छोर फैलकर आगे बढ़ जाता है। ये नहीं कि ये जो सर्कल्स होते हैं इसमें कुछ जो है वो सिकुड़ेगा फिर आगे का फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। तो ये जो सर्कल्स यानी वलय हैं यही जो है सिकुड़ने और फैलने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जंतुओं की जो गतियाँ थी और इनकी पेशियाँ वगैरह जो थी, पेशियाँ और अस्थियों के जो जोड़ थे, इन सब के बारे में हम लोग ने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।